बेबी नाम की एक गरीब लड़की एक गांव में अपनी माँ लीला के साथ रहा करती थी। वे दोनों साथ में चिकन का व्यापार किया करते थे। हर दिन बेबी पड़ोस गांव जाया करती। बेचने के लिए मुर्गियां वहीं से लाया करती। माँ लीला उन लाई हुई मुर्गियों को बेचा करती। हर रोज की तरह बेबी शहर गई। वहां के मुर्गी पालन फार्म से मुर्गियां खरीदकर उसने अपनी साइकिल से बांध दी और वो अपने गांव वापस लौट रही थी। मुर्गियों के दाम कितने बढ़ गए हैं। अब मुर्गी के दाम बढ़ने की वजह से अगर हमने मांस का भी दाम बढ़ा दिया तो लेने वाला कोई नहीं होगा, और हमने अगर कम दाम में मांस बेचा तो हमें तो फायदा ही नहीं होगा। अब क्या करे, कैसे करे व्यापार। यही सोचते सोचते बेबी साइकिल चलाती हुई अपने गांव पहुंची। बेबी को आया हुआ देख लीला तुरंत अपनी दुकान से बाहर निकली। बेबी, तुमने आने में कितनी देर लगा दी। मैंने जाते समय तुमसे कहा था ना कि जल्दी वापस आ जाना। तुम्हारे देर से आने की वजह से कितने ग्राहक खाली हाथ ही लौट गए। अगर ऐसे देर करती रही तो भला हम व्यापार कैसे कर पाएंगे बेटा। माँ, मुर्गी के दाम बहुत बढ़ गए हैं। इतने बढ़ गए हैं, एक मुर्गी पर वजन के हिसाब से 100 रुपए के आसपास बढ़ गए हैं। अब बताओ, बिना किसी लाभ के हम व्यापार कैसे करेंगे। बेटा, व्यापार में तो उतार चढ़ाव लगे ही रहते हैं बेटा। हमें इसी में समायोजित होकर अपना व्यापार करना होगा। जब माँ बेटी यूं बात कर रहे थे तभी उनके पास एक आदमी आया और वो कहने लगा, बहन जी, मेरा नाम वीर है। मुझे आपकी परेशानी समझ में आ गई है। दरअसल मेरे कई मुर्गी पालन फार्म्स हैं। बहुत कम दाम में मुर्गियां मिलेंगी। आपके गांव के आस पड़ोस में रहने वाले सभी गांव वाले मुझी से मुर्गी खरीदकर बहुत फायदे कमा रहे हैं। यूं उस आदमी के कहने पर थोड़ा दूर जाकर कुछ बात करने लगे। माँ, ये कम दाम में मुर्गियां देने की बात कर रहे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें बहुत फायदा होगा ना माँ। बेटी के कहने पर माँ बोली, बेटा, अगर वो कम दाम में मुर्गियां बेच रहे हैं तो जरूर कोई गलत काम कर रहे होंगे, या फिर वो किसी को बताए बिना किसी विषय पर प्रयोग कर रहे होंगे। मुझे कतई नहीं लगता कि इन दोनों कारणों के बिना वो इतने कम दाम में मुर्गियां बेचेंगे। माँ, जो भी होगा देखा जाएगा। पहले तो हम उनसे थोड़ी ही मुर्गियां लेंगे। अगर उन मुर्गियों से कोई नुकसान नहीं हुआ तो हर बार हम मुर्गियां उन्हीं के पास खरीदा करेंगे। ठीक है बेटा, कहते हैं बच्चों की बातें भगवान की कहीं बातों से अलग नहीं होती। सोच विचार कर लीला ने उस आदमी से कहा कि वो कुछ मुर्गियां खरीदेगी। बहन जी, दरअसल हमारे पास कम से कम 100 मुर्गियां तो लेनी ही पड़ेगी। जब इतने कम दाम में मुर्गी मिल रही है तो ज्यादा ही लेना सही होगा ना। फिर लीला को अपने पास जमा कर रखे हुए सारे पैसे इकट्ठे कर वीर को दे दिए। पर कई दिनों तक जब वीर वापस ही नहीं लौटा तो वीर के बताए हुए पते पर माँ बेटी निकल पड़े। पर वहाँ पहुँचने पर भी वीर का कोई पता नहीं चला। बेटा, बेबी, हमारे साथ धोखा हुआ है। उसने मुर्गियां देने की बात कर हमसे हमारे सारे पैसे ले लिए। भगवान, अब हम क्या करेंगे। अपनी रोती हुई माँ को सहलाते हुए बेबी बोली, माँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, सुनो ना। अब जबकि मांस का दाम दिन ब दिन बढ़ रहा है, ऐसे में अगर हम कम दाम में मांस बेच पाए तो हमारी टक्कर में कोई व्यापारी नहीं होगा ना माँ। बेटा, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो। माँ, हम कम दाम में बिरयानी बनाकर बेचेंगे। कम यानी 2-3 रुपए से कम नहीं, बल्कि पूरे आधे दाम में बिरयानी बनाकर बेचेंगे। क्या कहा तूने? आधे दाम में हम बिरयानी बेचेंगे? ये कैसे हो पाएगा। बेबी ने अपनी योजना के बारे में माँ को अच्छे से समझाया। बेबी के कहे मुताबिक उन दोनों ने मिलकर बड़े बर्तन में खूब सारी बिरयानी बनाई। अपने चिकन के उसी शॉप में दोनों बिरयानी बेचने लगे। बिरयानी ले लो, बिरयानी, महकदार, स्वादिष्ट, लजीज लखनवी बिरयानी केवल 50 रुपए में। जहाँ चिकन के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं पर आप सबके लिए आपका मनपसंद लखनवी बिरयानी केवल 50 रुपए में। कम दाम में बिरयानी की बात सुनते ही लोगों की वहाँ पर भीड़ जमने लगी। इतने कम दाम में बिरयानी बेचने पर उन्हें ज्यादा फायदा तो नहीं हो रहा था, फिर भी ग्राहक बहुत ज्यादा आ रहे थे, इसीलिए उनका काम चल रहा था।
यूं एक दिन लीला ने अपनी बेटी बेबी से कहा, जैसे तैसे तुमने अपने सूझबूझ और समझदारी से व्यापार को फिर से खड़ा कर दिया। माँ, अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी तो हमने 50 रुपए प्लेट बिरयानी रखी है ना। धीरे धीरे ग्राहकों को जब अपनी बिरयानी की आदत होगी, जब 5-10 रुपए से हम धीरे धीरे इसका दाम बढ़ाएंगे, तब धीरे धीरे हमें भी इसका फायदा होने लगेगा। माँ, अपनी बेटी की इस चतुराई पर माँ लीला को बहुत गर्व हो रहा था। फिर धीरे धीरे उनके पास ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। इस तरह बेबी की चतुराई और उसकी समझदारी ने उनकी बिगड़ती परिस्थितियों को फिर से सुधारा था। एक गांव में श्यामला नाम की एक औरत रहा करती थी। उसकी एक बेटी थी, उसका नाम चित्रा था। श्यामला के पास रही थोड़ी सी जमीन में वो खेती किया करती। एक दिन जब श्यामला अपनी खेती में काम कर रही थी, तभी चित्रा उसके पास आई। माँ, पिछले कुछ दिनों से हमने पेट भर खाना ही नहीं खाया। हर दिन हम मांड पी कर ही सो रहे हैं, पर मुझे आज बहुत भूख लगी है। माँ, क्या आज हम पेट भर खाना कहाँ पाएंगे? बेटा चित्रा, हम खेती का काम करते हैं ना। खेती के काम में हर दिन तो पैसे नहीं मिलते। साल में एक बार जब हमें पैसे मिलते हैं तो अगले साल तक हमें उन पैसों को देख समझ कर खर्च करना पड़ता है। अपने पास जितने पैसे थे सारे खत्म हो गए। अब जब तक अपनी फसल नहीं बिकेगी, अपने पास पैसे नहीं आएंगे बेटा, और तब तक हमें मांड से ही काम चलाना होगा। यूं माँ ने उसे वापस घर जाने को कहा। माँ की बातों से अतृप्त होने के बावजूद भी कोई चारा ना होने पर चित्रा अपने घर वापस लौटी। काम निपटाकर घर आई श्यामला ने अपनी बेटी को मांड बनाते हुए देखा। तुम चूल्हे के पास इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? घर में जो भी था उससे पेट भर लेना चाहिए था ना। पर माँ, मैंने भी यही सोचा था कि घर में जो होगा उसे खाकर पेट भर लूंगी, पर जब तक मैं घर पहुँच पाती, किसी कुत्ते ने अपने घर में रहा सारा आहार खा लिया। माँ, उसने घर भी तितर बितर कर दिया। माँ, अपने दरवाजे पर ताला भी तो नहीं है ना। माँ, यूं चित्रा ने अपनी माँ से सारी बात कही। अपनी घर की दयनीय परिस्थिति को सोचकर श्यामला को बहुत बुरा लग रहा था। श्यामला ने तुरंत चित्रा को चूल्हे पर से उठाया और खुद बैठकर उसके लिए मांड बनाने लगी। अगली सुबह श्यामला जब काम के लिए निकल रही थी, तब चित्रा ने उसे रोककर कहा, माँ, कल तुम मुझसे कह रही थी ना कि हर रोज हमें पैसे नहीं मिल सकते। जिस दिन हम फसल बेचते हैं तभी हमारे पास पैसे होंगे, और अगली फसल निकलने तक हमें उन पैसों को बचा कर रखना होगा। जब से तुमने मुझसे वो बात कही है ना, तब से मैं कुछ सोच रही हूँ माँ, और मुझे एक उपाय सूझा है। वो ये कि अपनी गांव के बगल में एक आइसक्रीम की फैक्ट्री है ना, मैं सोच रही थी हर दिन मैं वहाँ पर जाकर आइसक्रीम ले आऊंगी और साइकिल पर बैठकर गांव में उसे बेचूंगी। इस तरह हर दिन हम थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हैं। माँ, क्या कहा? तुम काम करोगी? नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे कि माँ के रहते हुए भी छोटी सी लड़की काम कर रही है। नहीं बेटा। माँ, लोग क्या कहेंगे इसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। भला हम जो भी करें, लोग तो बातें करेंगे ही ना। जो हमारी बुराई करते हैं, क्या वो हमारी मुसीबत में हमारी सहायता करते हैं? अपने पेट को भरने के लिए हम ही को मेहनत करनी होगी ना माँ। पर लोग क्या कहेंगे, ये सोचना हमारा काम नहीं है। चाहे तुम जो भी कहो, कल ही मैं आइसक्रीम की फैक्ट्री जाऊंगी और वहाँ से ढेर सारी आइसक्रीम खरीदकर गाँव में बेचूंगी। श्यामला को भी चित्रा की बात सही लगी। वो बिना कुछ कहे खेती पर काम करने निकल पड़ी। अगली सुबह चित्रा गांव के पास वाले आइसक्रीम फैक्ट्री में गई और वहां से आइसक्रीम लेकर आई। साइकिल पर उसे रखकर गली गली घूमकर गांव में उसे बेचने लगी। आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, इस कड़कड़ाती गर्मी को दूर भगाने वाली ठंडी ठंडी आइसक्रीम। यूं चित्रा दिन भर घूमकर आइसक्रीम बेचने लगी। चित्रा ने अपनी साइकिल को गांव के दूर एक पेड़ के नीचे खड़ी की। आज तो बहुत सारी आइसक्रीम बिक गई। माँ को जब बताऊंगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। पर अब तो मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब इस भूख का क्या करूं? अभी के अभी घर जाकर कुछ खाने की भी सोचूं तो मेरा घर गांव के उस पार है और मैं गांव के इस पार हूँ। इस कड़कती धूप में अगर उतनी दूर जाऊंगी तो मैं ही पिघल जाऊंगी। मुझे थोड़ा हिम्मत से काम लेना होगा। कुछ देर रहकर मैं यहाँ कुछ और आइसक्रीम बेचूंगी। ये सोचकर वो अपनी साइकिल के पास जैसे ही गई,
उसे कुछ आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फिसलकर गिर गया हो। उस आवाज की दिशा में चित्रा दौड़ कर गई तो देखा एक ऋषि मुनि जी बेहोश पड़े थे। पानी, पानी, भूख, भूख। यूं वो कराह रहे थे। हे भगवान, स्वामी जी को बहुत भूख लगी है, ना जाने इन्हें खाना खाए कितने दिन हो गए। यूं भूख से और प्यास से तिल मिलाकर ये बेहोश पड़े हैं। मेरे पास भी तो इनको देने के लिए न खाना है न पानी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यूं सोच रही चित्रा तुरंत अपने साइकिल के पास गई और कुछ आइसक्रीम लेकर स्वामी जी के पास आई। स्वामी जी के पास पहुंचकर चित्रा ने उनका सर अपने गोदी में रखा और उन्हें आइसक्रीम खिलाने लगी। यूं कुछ आइसक्रीम खिलाने के बाद वो इस बात की राह देखने लगी कि कब स्वामी जी अपनी आंखें खोले। स्वामी जी ने अपनी आंखें खोली। बेटा, तुमने जो मेरी सहायता की है, मैं ये आजीवन नहीं भूल पाऊंगा। तुमने मुझे पुनर्जन्म दिया है। मैं अन्न के अभाव में कमजोरी के कारण बेहोश पड़ा था। ना जाने तुमने कौन सी चीज खिलाई कि मैं होश में आ पाया हूँ। तुम्हारे दिए हुए उस आहार की वजह से ही मैं आज जिंदा हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। स्वामी जी, मेरे पास भी खाने के लिए अन्न नहीं था। मैं पानी की तलाश में निकली थी तो मैंने आपको यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ देखा। मेरे पास आपको देने के लिए आहार तो नहीं था, पर आपकी जान बचाने के लिए मेरे पास रही आइसक्रीम मैंने आपको खिला दी। सब ऊपर वाले की मर्जी होगी बेटा। ये कहकर स्वामी जी वहाँ से गायब हो गए। चित्रा अपनी साइकिल लिए तुरंत वहाँ से अपनी खेती पर पहुँची तो देखा वहाँ उसकी खेती में हर तरफ आइसक्रीम लगी हुई थी। वो तुरंत घर गई और अपनी माँ को उसने सारी बात बताई। उस दिन से श्यामला ने आइसक्रीम की फसल का बहुत अच्छे से ध्यान रखना शुरू किया। अपनी खेती में उगने वाली आइसक्रीम लिए चित्रा गली गली घूमकर बेचा करती। स्वामी जी के वरदान की वजह से आज माँ बेटी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई।